अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 8 विद फातिमा नाजिश में खुश आमदीद। प्रोग्राम में आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले जो मौजू ज़ेर बहस होगा वो है सूबाई बजट, नए टैक्सेस, ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मतनी और अदज़ई में शर पसंद अनासर की मौजूदगी और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों के हवाले से। साथ ही साथ बात करेंगे पेशावर में WSSP के जो वर्कर्स हैं उनकी एक मरतबा फिर से हड़ताल, जो माली मामलात हैं उनकी वजह से हड़ताल WSSP की मामूल बन चुकी है। इसके अलावा 9 मई वाकयात और गिरफ्तारियों का सिलसिला और इसके हवाले से जो कार्रवाइयां हैं उन पर भी बात होगी। साथ ही साथ बात होगी खैबर पख्तूनख्वा में टाइफाइड की जो कंट्रोल से बाहर होती हुई सूरत हाल है उसके हवाले से 15 दिन में 3366 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नाजरीन, आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे, हमारे पैनलिस्ट पेशावर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है इमरान बुखारी ने। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे कैसर तनोली साहब, और पेशावर से ही हमारे साथ कॉल पर होंगे शहजादा फहद। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात होगी, जून का महीना आते ही जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस होती है वो बजट होता है। तो बजट के हवाले से हम बात करेंगे कि जो सूबाई बजट है उसमें नए टैक्सेस के हवाले से क्या इम्कानात हैं, किन किन अशिया पर टैक्सेस ज्यादा लगाए जाने का इम्कान है, और ताजर बरादरी के इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात क्या हो सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जो आम आवाम है उनका हमेशा से यही तासुर होता है कि बजट जब जब आता है महंगाई साथ लाता है। ये तासुर कितना दुरुस्त है, इस पर हम अपने एनालिस्ट से भी बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि खाली खजाने के साथ जो तजावीज़ हैं बजट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से वो क्या दी जाएंगी। तो हम जो है सबसे पहले दावत देंगे प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे पेशावर स्टूडियो में मौजूद गेस्ट इमरान बुखारी साहब को। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बजट आने वाला है, शायद परसों जो है वो पेश होगा बजट। क्या लगता है आपको जो टैक्सेस हैं उनकी कितनी भरमार हो सकती है, और ताजर बिरादरी इस हवाले से किन कंसर्न्स को इस वक्त जो है उनका इजहार कर रही है? बहुत शुक्रिया नाज़िश साहिबा। बजट 4 महीने का बजट है, और इस बारे में जो अभी तक इम्कानात की बात हो रही है, जो बताया जा रहा है लग्जरी आइटम्स पर ज़्यादातर बताया जा रहा है कि टैक्सेस लगेंगे जी, महंगे फोन्स वगैरह पे, महंगे फोन्स के अलावा जैम जेली जो आजकल रोज़मर्रा की खुराक में शामिल है बच्चों की, और इनको अभी लग्जरी अशिया की लिस्ट में डाल दिया गया है। इसके अलावा मेकअप के सामान पे टैक्स लगने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मेकअप के सामान पे टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन टैक्स जिस चीज़ पे भी लगेगा आम आदमी को उससे तकलीफ पहुंचेगी। आम आवाम तकलीफ से पहले ही दो चार है। हम अगर सूरत हाल का जायजा लें, आम आदमी को इस बात से सरकार नहीं है कि खजाना खाली है, भरा हुआ है, उसको अपनी रिलीफ से काम है। आज के दिन का चिकन का रेट अगर हम देखें 460 रुपए किलो है। चिकन के बारे में अगर आम खातून खाना से बात की जाए, अगर आम आदमी की हम बात करते हैं अपने जैसे मिडिल क्लास के लोगों की, तो अगर घरों में बात की जाए कि अगर आप 700-800 रुपए का चिकन खरीद रहे हैं, और ये जो 460 रुपए हैं ये भी हमारे नाजरीन को आप क्लियर कर दें कि ये जिंदा ब्रायलर मुर्गी का जिंदा ब्रायलर मुर्गी, ये होल चिकन का रेट नहीं है। जब आप होल चिकन लेते हैं तो वो 1000 रुपए पे बात तकरीबन 920 तक ये पहुंचेगा। इसका जो फार्मूला है उस हिसाब से 910-920 रुपए पर केजी चिकन, बोनलेस चिकन का रेट पहुंचेगा। 1000 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट आप मुर्गी का। लेकिन साथ साथ मतलब ये है कि अगर आप घर में अगर बात करते हैं कि यार चिकन की बजाय अगर आप गोश्त पका लें, गोश्त 750-800 रुपए, तो बताया ये जाता है कि गोश्त 4 बंदे खा सकते हैं किलो, चिकन 8 बंदे खा सकते हैं। ये एक हकीकत है। हम इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। टमाटर प्याज का रेट अगर सस्ता हो चुका है, मार्केट में भरमार है। दूसरी जानिब अगर खरबूजे को देखा जाए, यही चीजें अभी बजट से रिलेटेड नहीं, लेकिन बजट में अगर जैम जेली मेकअप के सामान, महंगे फोन पर टैक्स लगेगा, ये टैक्स लामहला नीचे उतरेगा। साथ साथ पेट्रोल की बात हो रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बारे में बहस मुबाहिसा जारी है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ सकती है। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, फिर आम आदमी तकलीफ से दो चार होगा। तो ये बजट का जो भी है इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो जो बजट पेश करी है, अवलन तो जो ब्यूरोक्रेसी और निगरान वज़रा के माबेन जो इख्तिलाफात है उस वजह से भी आम आदमी को रिलीफ मिलने का इम्कान बहुत ही कम है। आम आदमी को रिलीफ मिलने का इम्कान बहुत ही कम है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। कैसर तनोली साहब की तरफ चलते हैं। कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसर साहब, बजट जो है बस वो पेश होने ही वाला है, और एक आम आदमी बजट को हमेशा रिलेट करता है महंगाई के साथ। जैसे कि इमरान साहब ने भी अभी बताया कि जो निगरान सेटअप है उसमें तो बहुत ही कम इम्कान है कि आम आदमी को रिलीफ मिले। आप ये बताइएगा कि ये तासुर कितने हद तक दुरुस्त है कि बजट महंगाई ही लेकर आता है?
अच्छा फातिमा, बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग चीज़ों को जब बजट आने वाला होता है ये उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं कि शायद चीज़ें आपके हक में बहुत बेहतर होने वाली हैं, शायद हुकूमत आपके लिए कुछ प्लान करके आई है। चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, अवाम की तवक्कुआत होती हैं और हम जैसे लोग भी जो जर्नलिस्ट हैं वो उस सारे प्रोसेस को देख रहे होते हैं कि शायद आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी के इकदाम किए जा सकें। लेकिन अगर मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात करूँ, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई बजट की बात करूँ, पहले तो मुझे मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, इमरान बुखारी साहब, फाद साहब, मुझे बताएं, आप भी पहली बात है आप सारे मामलात को देखती हैं, चीफ मिनिस्टर हमारे कहाँ हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो कितने एक्टिव हैं, वो चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, चीज़ें कैसे उन्होंने प्लान की हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर के नीचे होता है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनसे कितनी खुश है। अभी इमरान बुखारी साहब ने कहा जी कि मामला डिस्टर्ब हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब हैं। चीजें किसी भी तौर पर चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं है, किसी भी तौर पर जो सूबाई काबीना है उनके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें आवाम के लिए बेहतर हो सकती हैं। अवाम के लिए लॉलीपॉप है, अवाम के लिए कोई इतनी बड़ी अगर कोई तवक्कुल लगा के बैठा है तो ये सच है और हमें मजबूरन ये सच बोलना पड़ता है। हमें पता है कि ये हालात इस वक्त जो हम लोग फेस कर रहे हैं बैसीत पाकिस्तानी वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन सच बताएंगे तो तभी चीजें आगे जाके आसान होंगी। अभी इस बजट से, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो 4 महीने का है, चाहे वो 2 महीने का पेश करते हैं, चाहे वो वफाकी बजट है, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है आवाम के लिए। हम लोग अगर कोई बातें कर दें या फिर अदाद-ओ-शुमार का जो एक गोरख धंधा है जो हमारे सूबाई वज़ीर खजाना, वफाकी वज़ीर खजाना आके असम्बलियों के अंदर पेश करके चले जाते हैं, वो 99% लोगों को उसकी समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या बात की और कैसे ये चीजों को बयान करके चले गए और इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा। फिर हम लोग उस बजट के बाद बार बार देखते हैं कि हर साल उस बजट के फौरन बाद कोई मिनी बजट आ जाता है, क्योंकि हमने शुरू से चीजें प्लान नहीं की होती। और आप मुझे खुद बताएं कि ये जो हमने 1 साल सवा साल का अरसा अभी तक गुजारा है जब से वफाकी हुकूमत तब्दील हुई, हमें ये मौका ही कब मिला हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे इदारों को जिन्होंने बजट बनाना था या जिन्होंने पैसे इकट्ठे करने थे और आगे आवाम को रिलीफ फराहम करना था, वो तो तरले डालते रहे IMF के, कोशिशें करते रहे कि चीजें शायद हमारे हक में बेहतर हो जाए, IMF हमें कोई ग्रांट कर दे, लेकिन वो अभी तक मामला आपको पता नहीं हो सका। और हम लोग अगले प्लान की तरफ जा रहे हैं कि हम लोग बजट पेश करते हैं, उसके बाद दोबारा कोशिश करेंगे। कल भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में IMF हमारे साथ कोई मुआहदा हो जाएगा और हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। वो पैसे भी $1 अरब की बात हो रही है, इतने पैसे भी नहीं है जी। तो IMF के मुआहदों पर हमारी नजरें टिकी हुई हैं। कैसे साहब, शहजादा फाद की तरफ चलेंगे, हम शहजादा फाद की तरफ चलेंगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। शहजादा फाद ये बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फातिमा कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक। फहद ये बताइएगा कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं बजट की, दूसरी तरफ ये सुनगुन आती है हमेशा से ही कि बजट में तो लग्जरी आइटम्स की कीमतों में इजाफा होता है, उन पर टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, तो फिर एक आम आदमी जो एक ग्रास रूट लेवल का बंदा है वो क्यों इतनी चीखों पुकार कर रहा होता है? वो क्यों कहता है कि बजट जो है वो सिर्फ महंगाई लेकर आ रही है? और एक और जो तासुर है बजट के हवाले से वो यही है, एक आम आदमी का जो कि नॉन गवर्नमेंट आदमी है, वो यही कहता है कि बजट तो आता ही इसीलिए है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाए, गरीब के लिए बजट में सिर्फ महंगाई आती है। ऐसा ही है। बजट के बारे में आम तासुर ये होता है कि ये तो बजट सरकारी लोगों के लिए है, क्योंकि उसमें तनख्वाहें बढ़ती हैं, उसमें जो मामलात होते हैं उनके वो उन्हें रिलीफ मिलता है। आम आदमी को इसमें मेरा अंदाजा ये है कि रिलीफ नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। नुकसान इस मद में होता है कि टैक्सेस बढ़ जाते हैं, मुख्तलिफ अशिया जो हैं उस पर अगर टैक्स लगता है तो वो उनकी कीमतें बढ़ती हैं। तो जो आम आदमी है उसका बजट से कोई सरोकार नहीं है इस वक्त। जो आम आदमी वो पिसा हुआ है। जो मुख्तलिफ अशियाई खुर्दनोश की स्पेशली बात करें तो आप देखें आटा, चीनी, आटा तो खैर पंजाब से जब इनकी तरसील पे पाबंदी उठाई गई तो ये सबसे बड़ा रिलीफ मिला, लेकिन और जो अशिया हैं, जो खाने पीने की अशिया के अलावा जो और आइटम्स हैं, जैसे आपने इमरान बुखारी ने बताया कि जो फूड आइटम्स हैं, स्पेशली बच्चों के दूध और गाड़ियों के आइटम, सोलर पैनल्स वगैरह, और ये जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अशिया बनती हैं जिसपे बजट में टैक्स इजाफी लग जाता है, तो इसकी वजह से आम आदमी काफी मुतासिर होता है, और ना सिर्फ मुतासिर होता है बल्कि वो पिस जाता है। दूसरी जानिब मेरा ये अंदाजा है कि चूंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली साहब अभी गुज़िश्ता रोज ही पंजाब में उन्होंने जरदारी साहब से मुलाकात की है, और चूंकि उनका ताल्लुक भी एक सनतकार फील्ड से है, और वो मेरा अंदाजा यह है कि इस वक्त निगरान जो काबीना है उसमें भी काफी सनतकार मौजूद हैं। तो सूबाई हुकूमत की जानिब से जो बजट बनेगा 4 महीने का, तो उसमें किसी को रिलीफ मिले ना मिले,
सनतकारों और ताजरों को इसमें स्पेशली रिलीफ मिलेगा। आपका कहना है कि सनतकारों और ताजरों को रिलीफ मिलेगा। इमरान बुखारी साहब की तरफ चलते हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा कि जो ताजर बरादरी है, आपको क्या लगता है जो उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं और फहद ने नाम लिया, हमारे गवर्नर बड़े एक्टिवली हमें नजर आते हैं पार्टिसिपेट करते हुए, खा वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हों उनके साथ मिलने मिलाने में, या फिर अभी हमने देखा कि अदनान जलील जो वजीर सनत हैं उन्होंने कल रशकई इकनॉमिक जोन का जो पहला फेज था उसका इफ्तिताह किया। ये बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या ताजरों के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं वो तस्वीरी नुमाइशों तक महदूद रहेंगी, या आपको लगता है कि कोई अच्छे इनके आउटकम्स होंगे और कुछ रिलीफ जो है वो मिलेगा इनको ताजरों को? देखिए जी, ताजिर बरादरी की अगर बात की जाए तो अक्सरियत छोटे ताजिर ही हैं, बड़े ताजिर बहुत कम है हमारे सूबे की स्पेशली अगर हम बात करें। और गवर्नर गुलाम अली साहब के आने के बाद ताजरों को थोड़ा सा रोल ज़्यादा अदा करने का मौका मिला है, और इस बजट में भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है क्योंकि जो कैबिनेट है उसमें भी ताजिर हजरात मौजूद हैं कि ताजरों को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब तक हुकूमत इस हवाले से ठोस इकदाम नहीं करती, हम अगर बात करते हैं ताजिर बरादरी की, ताजिर को रिलीफ मिल रहा है उसको तो मिलेगा, आम आदमी क्या करेगा, आम आदमी कहाँ जाएगा, आम आदमी की रिलीफ के लिए कौन सोचेगा। अगर निगरान हुकूमत के सेटअप की बात की जाए तो इनका तो आगे मतलब है जब तक ये सेटअप चलता रहेगा तो ये मौजूद रहेंगे, इसके बाद ये चले जाएंगे। इससे कबल भी कई निगरान, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये इस चीज़ को, इस एस्पेक्ट को देखें कि अगर ताजर बरादरी को मौके दिए जाते हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं, इन्वेस्टर्स अगर यहाँ पर आते हैं तो उससे तो रोज़गार के मौके जो हैं वो लोगों को मिलेंगे और कुछ बेहतरी आ सकती है हमारी जो डोलती हुई मईशत है उसमें। जब तक विफाक की जानिब से इस हवाले से ठोस इकदाम नहीं किए जाते, सूबाई हुकूमत के इकदाम कोई मायने ही नहीं रखते। सूबाई हुकूमत एक हद तक रिलीफ दे सकती है, ताजिर बरादरी को मुकम्मल रिलीफ, मुकम्मल कारोबार के लिए कुछ इकदाम उठाना। विफाकी हुकूमत जब तक इस हवाले से इकदाम नहीं करती, सूबाई हुकूमत के इकदाम नाकाफ़ी हैं और इसके कोई ठोस नताइज बरामद नहीं हो सकते। ज़बानी वादों एक लॉलीपॉप देने के लिए तो ये बातें ठीक है, यानी वफाकी हुकूमत का जो है वो इसको एंडोर्स करना बहुत ही अहम है। कैसर साहब, आपकी तरफ आते हैं, वफाक में आप मौजूद हैं, ये बताइएगा क्या मूड लग रहा है आपका वफाक का खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से? क्या बजट में केपी के लिए कोई अच्छी खबर हो सकती है? अच्छा, एक तो थोड़ा सा ऑडियो का इशू है, मैं आपको कम सुन पाया, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर अभी आपने जिक्र किया वफाकी हुकूमत का, इमरान साहब फरमा रहे थे कि ताजरों को शायद रिलीफ मिल भी जाए, आम आदमी को नहीं मिलेगा। मैं आज की आपको खबर सुनाता हूँ। आपसे कुछ देर पहले एक फैसला हुआ कि वफाकी हुकूमत ने, इक़्तिसादी कमेटी ने फरमाया जी के 8 बजे तक तमाम तरह जो कारोबारी मराकज हैं, दुकानें, उनको बंद कर दिया जाएगा। अभी कुछ देर पहले मेरी जो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है उनके प्रेसिडेंट से बात हुई, अजमल बलोच साहब से। उन्होंने कहा जी कि ये कैसा अहमकाना सा फैसला है कि गर्मियों में आपको पता है कि दिन के वक्त कौन खरीदारी के लिए घर से बाहर निकलता है, शाम 7 सवा 7 बजे आपको पता है मगरिब होती है और उसके बाद लोगों की कोशिश होती है कि गर्मी से बचने के बाद वो शाम के औकात में जाके मगरिब के बाद ही कुछ खरीदारी कर सके। और अभी आपको पता है कुछ रोज बाद ईद भी आपके ईद उल अज़हा जो है वो भी आपके सर पर है। तो कहते हैं ये फैसला कुछ समझ में नहीं आया और ये इसको ये कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे, ये कैसे इसके ऊपर काम होगा, और ये तो हम तो इसको किसी सूरत का कबूल नहीं करते हैं। पहले ताजरों के मसाइल बढ़ चुके हैं, वो इसलिए बढ़ चुके हैं कि जब किसी के पास किसी की बाइंग कैपेसिटी नहीं है, एक आदमी के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, वो अपने मामलात को जिस तरह से पहले चलाता था वैसे नहीं चला पा रहा, तो उसके असरात ताजरों पे पड़ते हैं। ताजरों के पास आप चाहे मार्केट्स को आप विजिट करें, मैं फेडरल कैपिटल की बात करता हूँ, चाहे आप बड़े मराकज में जाएं, F7 F6 जहां पर कहते हैं कि बड़े लोग जाके शॉपिंग करते हैं, वहां पर भी ताजिर परेशान हैं। आप छोटे मराकज के अंदर जाएं, वहां पर भी ताजिर परेशान है, उनके पास कोई इस चीज का सलूशन नजर नहीं आता। वो कहते हैं जब तक मुल्की हालात बेहतर नहीं होंगे, जब तक मुल्क के अंदर पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो चीजें बेहतर नहीं हो सकती। और इन तमाम तर चीजों के असरात एक आम आदमी के ऊपर पड़ते हैं। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि इस मुल्क के 95% आबादी की जो मसाइल है वो रोटी, रोजगार और आम से मामलात हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनको ये चीजें सस्ती मिल जाए जिससे उन्होंने घर गृहस्थी चलानी है, तो वो बाकी चीजों के अंदर आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त 95% जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मुश्किल में है, सबसे ज्यादा परेशानी में है कि उनको बुनियादी जो जरूरियात जिंदगी है, जो रोजमर्रा की उन्होंने अपने बच्चों के 2 वक्त की रोटी देनी है, उसके लिए परेशान है। तो ये सारे मुल्की हालात तो आपके सामने है कि एक तरफ बिल्कुल जो पॉलिटिकल क्रैकडाउन है वो जारी है, दूसरी तरफ हमारे जो मौशी हालात हैं, हम दुनिया के सामने तरले डाल रहे हैं। इस वक्त आपको पता है पिछले 1 साल सवा साल के अंदर रिकॉर्ड कर्जे हमने उठाए हैं, रिकॉर्ड कर्जे 14,000 अरब के कर्जे हमने लिए हैं। वो कर्जे मुझे कोई ये बताए कि कहां पर चले गए, उनको किस जगह पर खर्च किया, आवाम की जिंदगी में तो बेहतरी नहीं आ सकी।
तो फिर मैं क्या उम्मीद करूंगा इस बजट से और इस मौजूदा हुकूमत से, उनकी प्लानिंग से? उनके पास प्लान कुछ नहीं है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, IMF के कर्जे हों या फिर बजट हो, उसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। फहद की तरफ चलते हैं। फहद, खाली खजाना और फिर उस पर तजावीज बजट की, आपको क्या लग रहा है कि अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा या नहीं? हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो तो बड़े वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि इस बजट से अवाम को कोई तवक्कुआत लगाने की जरूरत भी नहीं है। जी, ऐसा है कि बजट में वाकई अवाम के लिए मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ खास नहीं होगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ताजिर बरादरी को टैक्सों की मद में थोड़ी छूट मिलेगी, लेकिन आम आदमी के लिए मेरा ख्याल है रिलीफ नहीं है, क्योंकि हुकूमत का इस वक्त खजाना खाली है। आप देखें तो तनख्वाहों के पैसे नहीं है, मुख्तलिफ महकमों में तरक्याती काम बंद हैं। तो इस वजह से जो है हुकूमत को भी रेवेन्यू जनरेट करना है, और ये जो रेवेन्यू है वो हम आवाम से ही वो उन्होंने इकट्ठा करना है। तो इस वजह से जो आम बंदा जो है वो मजीद पिसेगा ना, और इसी तरह जो है इदारे जो हैं वो भी इसमें मुतासिर होंगे। तरक्याती काम नहीं हो रहे, अवाम मुतासिर हो रहे हैं, बजट में कोई रिलीफ नहीं होगा। ताजिर बरादरी जो है, अंदाजा मेरा ये है कि उसके लिए काफी रिलीफ होगा। इसी तरह जो मलकरंड के जो ताजिर हैं उन्होंने भी मुतालबा किया है कि उन्हें भी 5 साल छूट दी जाए, जैसा कि पिछले हुकूमत ने उनके साथ वादा किया था। तो इस हवाले से थोड़ी बहुत ताजिर बरादरी को थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिली। ठीक है, आपको लगता है कि ताजिर बरादरी के लिए तो कोई छूट होगी, लेकिन अवाम को मुश्किल ही है कि किसी किस्म का रिलीफ इस बजट में मिले। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, और इस हवाले से जो खबर है वो ये है कि मतनी और आदिज़ई में शरपसंद अनासर की मौजूदगी पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है। कंपाउंड में 5 से 6 तक दहशतगर्द मौजूद थे। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाकों में कामयाब ऑपरेशन किया, ये कहना है SSP CTT काशिफ आफ्ताब अब्बासी का। इमरान बुखारी साहब से हम जानेंगे कि बात हम खैबर पख्तूनख्वा की अमनो अमान के हवाले से जब करते हैं, एपिक्स कमेटी को कल ख़त्म करके स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया गया है। उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं कि जो अमनो अमान की सूरत हाल है वो ऑनवर्ड्स पुलिस लाइन ब्लास्ट के बाद से ही गंभीर नज़र आ रही है हमें। अभी ये मौजूदा वाक़या जो हालिया वाक़या हुआ है मतनी और आदिज़ई का, क्या आपको लग रहा है इस वक्त हालात कितने कंट्रोल में हैं? देखें जी, इस वक्त पुलिस की तरजीहात क्या हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी PTI के रहनुमाओं को, नाजिमीन को, काउंसलरों को पकड़ना है, उनके घरों पे छापे मारने हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पहली प्रायोरिटी उनकी ये है। दूसरी सेकंड प्रायोरिटी फिर हम कह सकते हैं कि टेररिज्म और वगैरह है। ये जिस वाक़े की बात हो रही है मतनी आदिज़ई वाले वाक़े की, ये वो ग्रुप है जिसने आज से चंद रोज़ कबल कस्टम एहलकार पर फायरिंग की थी। 4 कस्टम एहलकार उसमें शदीद ज़ख्मी हुए थे, अभी तक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। उसके बाद इसी ग्रुप के बारे में ये जो सिक्योरिटी इदारे उनका ये कहना है कि ये ग्रुप वहाँ पर जो पम्पसेट तकसीम करने और वालचाकिंग में भी मुलविस था। ये ग्रुप वहाँ पे जो चौकियाँ हैं आदिज़ई पुलिस चौकी पर अटैक्स में भी मुलविस था। एक गुज़िश्ता रोज़ पुलिस को इत्तला मिली, जब वो SP सदर सर्कल की सरबराही में जब गए तो रास्ते में उन्होंने 4 कंपाउंड 4 मकानात को क्लियर किया। मकान का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब होगा। जब आगे निकले, आगे जंगल की तरफ निकले तो वहाँ पे SP सदर सर्कल को हिट करने की कोशिश की गई, उन पर फायरिंग की गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, CTD का अमला भी था, साथ इनके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी थे। जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान रात का अंधेरा फैल गया। यहाँ पर मैं फिर बदकिस्मती से ये कहूँगा, इनके पास हालात भी मुनासिब नहीं है। रात के वक्त ये आगे मूवमेंट नहीं कर सकते। नाइट विजन इनके पास जो NK या इस तरह की जो गॉगल्स वगैरह नहीं है, तो इन्होंने रात को वहाँ पर ही नाके शाके लगा के इर्द गिर्द की पुलिस को कि कोई फरार ना हो सके वगैरह वगैरह, इक्का दुक्का फायर भी होते रहे। नेक्स्ट डे उसी रात को DIG CTD भी मौके पे पहुंच गए थे। सुबह 7 के साथ तकरीबन 3:30-4 बजे जब रोशनी फैली, उन्होंने फिर सर्च शुरू किया तो उनको एक डेड बॉडी मिली जो कि पुलिस की या सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से हलाक हुआ था। जबकि उसके 3 साथियों के बारे में ये बताया जाता है कि कम अज़ कम ये 4 बंदों का ग्रुप बताया जाता है कि उस वक्त मौजूद था। उनके 3 साथी फरार होने में कामयाब हुए, जिनमें से एक ज़ख्मी भी है। जरशाद शीने ग्रुप का कहा जाता है कि ये वो ग्रुप है, लेकिन ये एक ग्रुप नहीं है इस एरिया में। इससे पहले यहाँ पे और ग्रुप्स थे जो पुलिस पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक्स में मुलविस थे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है? जिस तरह मैंने पहले कहा कि आजकल की प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज है। आपका मौक़िफ़ है कि प्रायोरिटी जो है वो हमारी इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल नहीं है। कैसा साहब, क्या तबसरा करेंगे आप इस हवाले से?
देखें जी, ये मेरा डिपार्टमेंट है, पुलिस क्राइम और क्रिमिनोलॉजी जो है, इसको मैं बहुत बेहतर समझता हूँ। लोग दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का जो माइंड सेट है और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारों की कारकर्दगी है, कोई शक नहीं है। पुलिस वाला हो, रेंजर्स वाला हो, एफसी वाला हो, हमारे मुसल्लह अफवाज के जवान हो, जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो फिर वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं आते। वो उनको इस बात का एहसास होता है, उनको इस बात का अदराक होता है, और ये बात वो अपने घर और अपने इदारे के साथ तय करके आते हैं, ओथ लेते हैं कि हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के दफा के लिए अपनी जान भी देनी है। तो यही वो इदारे हैं जो इस का ओथ भी लेते हैं। अब मामला ये है कि ये जो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर चल रही है, और हम लोग दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के साथ पिछले एक लंबे अरसे से हमारी लड़ाई है, और हमारे मुल्क का जो आपको पता है कि ये जो जोग्राफियाई जो मामलात हैं, इसकी वजह से भी हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, स्टिल कर रहे हैं, और लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर कन्वेंशन सेंटर में एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर पुलिस के शोहदा और गाजियों को जो है उनको सलाम पेश किया गया, और उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस के जवानों और अफसरान ने शिरकत की। इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थे, और भी बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान वहाँ पर मौजूद थे। इस तरह की चीज़ें पुलिस वालों के लिए होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें पता है कि इनके पास इक्विपमेंट की कमी है, हमें पता है कि ये बहुत नामसाइब हालात के अंदर अपनी सर्विसेज को सरअंजाम दे रहे होते हैं। ये 18-18, 20-20 घंटे नौकरी करते हैं। ये 18-18, 20 घंटे नौकरी करने के बावजूद भी ऑन कॉल होते हैं। किसी भी वक्त इनको जो है किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए बुला लिया जाता है, और ये आपके साथ रोड पर भी हैं। जब आप कोई प्रोटेस्ट देखते हैं, जब कोई कॉल होती है किसी पोलिटिकल पार्टी की तरफ से, ये इनको निशाना भी बनाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये प्रोफेशनल्स हैं, ये अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं। लेकिन जिन चीज़ों का जिक्र इमरान बुखारी साहब ने किया कि कमी मौजूद है, और इसमें कोई दो राय नहीं, ये चीज़ें हमने इनको देनी है। और सबसे बड़ी बात, इनको इनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हमने देना है कि हर कोई बासानी पुलिस एहलकार पे, पुलिस ऑफिसर के ऊपर जुबान नाज़िबा अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ अलक़ाबात उनको पुकारते हैं। हमने पुलिस वालों को इज्जत देनी है। पुलिस वालों को इज्जत मिलेगी, वो और बेहतर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ठीक है, पुलिस वालों को इज्जत मिलेगी तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। फहद की तरफ चलते हैं। फहद, हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर साहब ने कबल स्वात में भी जो प्रेस ब्रीफिंग की, उसका मकसद एक तो जो दहशतगर्द अनासर थे उनको सामने लाना था, जो कार्रवाई की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि उस ब्रीफिंग में उन्होंने बहुत ही जो है पुलिस का मोराल हाई करने की कोशिश की, उसको बूस्टअप करने की कोशिश की। तो आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है, क्योंकि इससे पहले हमने ये भी देखा कि आईजी साहब ने ये कहा था कि देयर इज नो गो एरिया इन द प्रोविंस। तो आपको क्या लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई नो गो एरिया नहीं है, तो फिर इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं आए रोज, इनका क्या मतलब हुआ? देखें, खैबर पख्तूनख्वा आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरह ब्रीफिंग में बताया कि कार्रवाइयां हो रही हैं, सबसे पहले उन्होंने आते ही एक सबसे बेहतर काम ये किया कि सीटीडी को फाल किया। सीटीडी को फाल करने से जो उनको काफी मदद मिली। जो पुलिस थी, उनका काम नहीं था, इनको आलात दिए गए, जदीद आलात दिए गए, और इनकी भर्तियां की गई, तैनातियां की गई। अब दूसरा सवाल ये था कि क्या इनको अब जो नोगो एरियाज हैं, इनमें ऑपरेशन करने के लिए रसाई हासिल है या नहीं। जैसा कि आपने बताया, मतनी का एरिया था, ये गुज़िश्ता 12 से 13 साल से नोगो एरिया करार दिया गया है, क्योंकि आप इस वक्त वहां पे पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, और यही सर्कल है जहां पे डीएसपी बडबेर को थर्मल वेपन से निशाना बनाया गया था, जिसको उनके साथ मुहाफिज भी थे जो शहीद हुए। तो इस सूबे के अलावा पिशावर कितना करीब है मतनी, इसके साथ ही ये भी नोगो एरिया है, यहाँ पे पुलिस गश्त नहीं कर सकती। तो इस किस्म के वाकयात, इसको पुलिस को जदीद असलहा देना और उनको ट्रेनिंग करना, जैसे कि अब सीटीडी अब आहिस्ता आहिस्ता कर रही है, लेकिन ये नाकाफी है। इसके साथ हमने देखा कि आज इस कंपाउंड की बात करेंगे जहां पर ये कंपाउंड वाक़या था मतनी में। तो मतनी में ये कंपाउंड जिला खैबर और पिशावर की बाउंड्री पे वाक़या था, और इसमें ये बताया जाता है कि 10 फुट फासले से भी इसके करीब गुजरे तो किसी को पता नहीं चल सकता था कि यहाँ वो कंपाउंड था, और वहां पे ये मुबैना जो दहशतगर्द थे यहाँ पे रिहाइश पजीर थे, जहाँ खुराक की जो इनके पास 1 हफ्ते से ज्यादा खुराक भी इनके पास पड़ी थी, और वो मुख्तलिफ कार्रवाइयां करके या तो जिला खैबर भाग जाते थे, या वहां से पुलिस अगर इनको पीछा करती है सीटीडी, तो वो यहाँ वापस पिशावर आ जाते थे। इसके हवाले से आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसमें सबसे बेहतर बात मुझे ये नजर आई है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा
पुलिस के साथ जो जदीद असला है वो काफी करामद है। इसी वाकये में थर्मल नाइट विजन ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया, जिससे दहशतगर्दों की नकलो हरकत का भी अंदाजा लगाया गया, और न सिर्फ अंदाजा लगाया गया बल्कि इनकी जो मॉनिटरिंग थी उसके साथ इनको इत्तला दी जा रही थी कि आप आगे की तरफ मुड़ें और यहाँ पे खतरा नहीं है या करीब कोई भी नहीं है, क्योंकि थर्मल वेपन्स में जो भी इंसानी जिस्म हो या कोई भी जानवर हो उसका बड़े आसानी से पता चल जाता है। तो इसकी मदद से काफी उन्होंने सर्च भी किया। तो लेकिन अभी भी जो असलहा है और जो जदीद असलहा है इसकी कमी है, तो इसके पूरे करने से जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा मोराल तो बुलंद कर रहे हैं एक तरफ, लेकिन इसको जदीद असलहे से लैस करना चाहिए, तभी जो शरपसंद अनासिर हैं उनका मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल इमरान बुखारी साहब, फहद ने जो बात की है हम सभी उससे एग्री करेंगे कि ये ज़बानी जमा खर्च की बातें नहीं हैं, अमली इकदाम की ज़रूरत होगी। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं, आपने भी इस चीज़ का तस्करा किया कि जदीद असलहा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जैसे कि अभी जिस प्रेस ब्रीफिंग का मैंने जिक्र किया उसमें भी आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि भारी मिकदार में जदीद असला जो है वो कब्जे में लिया गया है। तो जो इतनी कार्रवाइयां होती हैं, जो जदीद असलाहा पकड़ा जाता है, वो फिर काम में क्यों नहीं लाया जाता? देखिए जी, थोड़ा सा इधर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी पैदा हो रही है। फाद ने कहा एक नो गो एरिया, मेरे ख्याल में इस वक्त नो गो एरिया नहीं है जी। आईजी का भी बयान यही है कि नहीं है, लेकिन फहद ने अभी कहा कि मतनी और ये नो गो एरिया होता। अगर यहाँ पे मतनी साइड पे अगर हम बात करते हैं नो गो एरिया की, वहाँ पे कस्टम एहलकारों को निशाना बनाया गया, वो सड़क पे खड़े होकर चेकिंग कर रहे थे। जब वो चेकिंग कर रहे थे, पुलिस उनके साथ पास नहीं थी, 4-5 बंदे थे, तो नो गो एरिया नहीं। हम खुद भी इस रास्ते से कोहाट या आगे जाते, इस तरह का नो गो एरिया। हाँ, यहाँ पे दहशतगर्द शिदत पसंद मौजूद हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं। एक वक्त में नो गो एरिया था, यहाँ पे से गुजरते हुए कन्वाय बनाए जाते थे, 50-60 गाड़ियाँ, आगे पुलिस आर्मी की गाड़ी, पीछे पुलिस आर्मी की गाड़ी, तो वो फिर आगे उस टाइम। अभी उस किस्म की सिचुएशन अल्लाह का शुक्र है नहीं है। नंबर सेकंड, फोर्स ने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी को भी कदर की निगाह से देखते हैं। हमारे दोस्त भाई इसमें शहीद हुए हैं, हम लोग को उनके जनाजे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आया सिर्फ इस फोर्स को ज़बानी कलामी हम चलाएंगे, मोरल बूस्ट करेंगे, इसको कुछ देने की भी ज़रूरत है। रात का अंधेरा, इसी एक वाक़े जी, इससे कबल की जो 2 वाक़यात का अगर हम जिक्र करें, कोहाट में फायरिंग के वाक़े में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, उनके हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट की तस्वीर मीडिया पे गर्दिश करती रही, आपने भी गालिबन देखी होंगी। हालांकि पुलिस की तफ्तीश में यह आया कि जो साइड पे जगह खाली है वहाँ से गोली घुसी है, यहाँ से घुसी है, लेकिन कमी तो थी, फुल कवर या वो तो नहीं थे, प्रोटेक्टेड नहीं थे। इस तरह की चीज़ें करके हम जवान का एतमाद बहाल कर सकते हैं। यही जवान खड़े होकर हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है, लेकिन इसको हम क्या दे रहे हैं? बिल्कुल खाली इज्जत देने से तो काम नहीं बनेगा। पख्तूनख्वा पुलिस की जो कुर्बानियां हैं वो आपने बिल्कुल बजा फरमाया, ढकी छुपी नहीं है। जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है खैबर पख्तूनख्वा में, इस खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पे बात आती है, तो फ्रंट लाइन वॉरियर का किरदार यही पुलिस फोर्स अदा करती है। और अब तक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 1600 से ज़ायद जवान अपनी जानों का नजराना, 1750 तादाद हो गई है, अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। मेरे ख्याल से ये तादाद जो है वो पुलिस लाइन वाक़े के बाद ज़्यादा बड़ी है। तो अल्लाह ताला जो है उन सबके दर्जात बुलंद करे और जिनकी शहादत है उसे कबूल फरमाए। प्रोग्राम में अगला टॉपिक है हमारे पास, वो इंतहाई अहम है। नाजरीन, पेशावर में अब हम देख रहे हैं एक आंख मचोली शुरू हो चुकी है WSSP के जो अमला है उसके और जो इंतज़ामिया है उसके दरमियान। आए रोज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो माली बहरान है उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि WSSP के एहलकार जो है इंतज़ामिया को तड़ियाँ देते हुए जो है वो शहर भर में हड़ताल कर देते हैं। उसके बाद जो खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है उस पर हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ तफसील से। वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पेशावर के इंतहाई संगीन मसले की, और संगीन मसला इसलिए क्योंकि पेशावर की अवाम को इन हड़तालों का खमियाजा भुगतना पड़ता है, शदीद गंदगी और ताफून की सूरत, जिससे कि बीमारियां फैल रही हैं। इमरान बुखारी साहब की तरफ चलेंगे। इमरान साहब, WSSP की हड़तालें ये तो रोज़ाना का किस्सा बन गया है, चूहे बिल्ली का एक खेल है जिसे खेला जाता है, और जब मामला अच्छे हो जाते हैं तो फिर रावी चैन ही चैन लिख रहा होता है। तो ये बताइएगा क्या बनेगा इसका? देखिए, इससे कबल जब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो कमेटी है जिसको कहते थे, यही एहलकार उसमें भी थे।
फिर इनको थोड़ी तनख्वाहें बढ़ी, थोड़े से वसाइल का इजाफा, कुछ गाड़ियाँ दी गई, तो इनको WSSP का एक महकमा बना दिया गया। तो तनख्वाह के लिए वो गए थे, वो तनख्वाह के लिए काम कर रहे थे। जब आप तनख्वाह नहीं दे रहे थे वो लाजमी नहीं आएंगे। हुकूमत, सूबाई हुकूमत को चाहिए कि और जो चीज़ें हो रही हैं, जो मुदाखलतें हो रही हैं, BRT का भी बेड़ा गर्क हो गया है, और WSSP को कम अज़ कम थोड़ी सी रिलीफ दें। इनके मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी की कीमत के जो बकायाजात हैं, अभी कुछ देर पहले जो डिस्कशन हो रही थी ट्यूबवेल बंद होने की, अगर एक दिन के लिए भी इस गर्मी में ट्यूबवेल बंद कर दिए गए, क्या होगा? आवाम कहाँ होगी? सड़कों पे होगी। बिल्कुल, बच्चों को तो प्यासा नहीं देख सकते। ऐसा ही है। और कितने हमारे पास यहाँ पे टैंकर्स हैं कि जो आवाम को घरों में जाके पानी, और कितने ऐसे लोग हैं जो कि मिनरल वाटर अफोर्ड कर सकते हैं। मिनरल वाटर की बोतल, छोटी बोतल 50 रुपए की भी, वो 2 घूंट पानी होता है, तो कौन अफोर्ड कर सकता है? तो ये इस चीज़ का ठोस हल निकालना, ठोस नतीजा करना ज़रूरी है, ताकि मतलब जो हर तकलीफ बर्दाश्त हो सकती है, भूख भी एक हद तक आदमी बर्दाश्त कर सकता है, प्यास इस गर्मी में बर्दाश्त। लेकिन साथ ही साथ जो एक और मसला है इसी हवाले से, क्योंकि आप पेशावर बेस्ड हैं और कैसे साहब की तरफ तो हम जाएंगे तो उनसे कुछ वफाक के हवाले से पूछेंगे कि जब वहाँ पर जो है तनख्वाहें नहीं दी जाती तो क्या वहाँ के भी जो सफाई वाले एहलकार हैं वो इस्लामाबाद में गंदगी फैलाने के मजाज होते हैं? तो ये बताइएगा, जो बीमारियाँ फैलती हैं उनसे कितना जो है लोग परेशान हैं इस वक्त इसी गंदगी की वजह से? देखिए, यहाँ पे अगर हम सूरत हाल का जायजा लें कंप्लीट, तो हर एक मौसम की अपनी मखसूस बीमारियाँ फैल रही हैं। कभी डेंगू आ रहा है, कभी मलेरिया आ रहा है, कभी टाइफाइड आ रहा है। क्यों आ रहा है? वजूहात के ये गंदगी, ये मच्छर, ये इनके साफ सफाई ना करने, ये इनका वजह। सफाई का अमला जो है वो किन किन अफसरान, किन किन ब्यूरोक्रेट्स, किन किन सियासी जो रहनुमा है उनके घरों में काम कर रहा है, इसकी डिटेल कोई देता है आपको? कोई बताता है आपको? आप नहीं, आप अपने इलाके में किसी सफाई वाले को उस वक्त तक नहीं बुलवा सकते जब तक आपका कोई मजबूत सोर्स ना हो जो रिक्वेस्ट करे आपके बिहाफ पे, और आप सफाई वाला आके आपकी गली मोहल्ले नाली की सफाई करे। तो ये जो चीज़ें जो चल रही हैं, जो बीमारियां जो फैल रही हैं, सारा जो हमारे जो जिले इंतजामिया जिसकी हम बात, वो क्या कर रहे हैं? उनका सिर्फ और सिर्फ काम ये रह गया है कि जाके होटलों की चेकिंग करके उनको जुर्माने आयद करें। पर पिछले दिनों एक होटल पे छापा मारा गया, सब चीज़ें दुरुस्त मिल गई, आखिर में चिकन लटके हुए थे वो सामने उस पकाने के। तो जो जिले इंतजामिया की ऑफिसर थी, उन्होंने कहा ये चिकन का रंग सुर्ख क्यों हो गया? धूप का सामने धूप थी, साया था लेकिन इतना नहीं था। होटल वाले को मैं जानता हूँ, उसने कहा जी इस तरह धूप है इस वजह। उन्होंने कहा नहीं, इसको ज़िबा कैसे किया जाता है? ज़िबा करते वक्त इस पर कलमा क्या कौन सा पड़ा जाता है? उसने कहा मैं होटल वालों, मैं पकाने वालों, ये मैं खरीद के लाता हूँ जो हमारी। बिल्कुल सही। नहीं, आपको लगता है कि जो मसला है उसको हल नहीं किया जाता, जो है बाकी चीजों से काम लिया जाता है? कैसे साहब आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताइएगा, पेशावर में तो सूरत हाल गंभीर है। हर दूसरे रोज जो है यहाँ पर हमारा जो WSSP का महकमा है उसके एहलकार अपनी तनख्वाहें ना मिलने की वजह से हड़ताल कर देते हैं। और चलें, जस्टिफाइड भी है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो कैसे साहब आप हमारे साथ लाइन पर हैं? फहद, आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन सकता हूं। फहद, यही सवाल आपकी तरफ है, आप बताइएगा, आप तो पेशावर के मकीन हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं इस इशू पे, कितना मसला है और जो अवाम है खुसूसन जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जिनको किसी भी जगह पे किसी भी तरह का सुख नसीब नहीं हो रहा, तो क्या आपका मौकफ है इस हवाले से? देखें, साल शुरू होते ही जनवरी से ही WSSP मुलाजमीन को है, उनको तनख्वाहें मिलना बंद हुई। महीने की पहली तारीखों से ये एहतिजाज पे थे। तकरीबन 15 से 16 तारीख जनवरी की शुरू हो गई, तो उसके बाद भी इनकी तनख्वाही नहीं मिली, जिसके बाद इन्होंने ये एहतिजाज का सिलसिला शुरू किया जो अब तक जारी है। 4, 5, 6 महीने गुजर चुके हैं। हर माह यकम से ये अपनी तनख्वाह के लिए अफसरान के पास जाना शुरू कर देते हैं कि हमें तनख्वाह शुरू कर दे। इस वक्त 3600 से ज्यादा मुलाजमीन हैं जो WSSP में काम करते हैं, जिसमें खाकरोब हो गए, जिसमें ड्राइवर, कचरा उठाने वाले, मुख्तलिफ क्लिनिकल स्टाफ हो गया। 3600 अफराद पर मुश्तमिल जो अमला है वो इस वक्त तनख्वाहों से महरूम है, और वो हर माह यकम से अपनी तनख्वाहों के लिए तगदो शुरू कर देता है। इस वक्त ट्यूबवेल की बात करें तो 537 ट्यूबवेल हैं पेशावर में जो कि पानी की फराहमी करते हैं। आपको पता है कि पेशावर में इस वक्त पानी की सूरत हाल ये है कि जो पुराने बोर थे वो तो खत्म हो चुके हैं। जितने भी लोग हैं वो सब डिपेंड करते हैं ट्यूबवेल्स पर। उनका पानी जो है एक तो साफ होता है आम बोर की निस्बत, और वो उन्हें मिल जाता है तो उनका काम हो जाता है। तो अब जो तनख्वाहें अदम अदायगी की वजह से मुलाजमीन जब हड़ताल करते हैं तो आम शहरी पर काफी
नागवार गुजरती है, जब वो से पता चलता है कि कल पानी नहीं होगा, बिजली तो नहीं होगी, वो तो आदी हो चुके हैं, लेकिन अब हम पिशावर के लोग अब पानी ना होने के भी आदी हो गए हैं। और फहद, बड़ी खौफनाक चीज हमने पिछले महीने फेस की थी कि जब कहा गया था कि 3 दिन तक पिशावर में पानी बंद हो जाएगा। ऐसे ही था जब उन्होंने पिछली दफा भी धमकी दी थी WSSP मुलाजमीन ने कि पानी बंद कर देंगे, तो फिर इसके बाद उसको फंड रिलीज किए गए और उनको तनख्वाहें दी गई। जिला इंतजामिया इसमें आई और उन्होंने खालिद का किरदार अदा किया और उनको फिर तनख्वाहों की अदायगी हुई। जैसे ये महीना खत्म हुआ, फिर से वही मसला दरपेश हुआ। सबसे बड़ा काम इसमें ये हुआ कि पिछले बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में इन्होंने PTI की जो उम्मीदवार थे, जो मुख्तलिफ हल्कों से, जो मेयर पेशावर थे रिजवान, उनको इन्होंने वो लगा दिया, WSSP का हेड लगा दिया। तो इसके साथ ही सियासी भर्तियां की गई इसमें, तो वो उनके पास प्लान नहीं था क्योंकि वो तो आए थे, इसमें इनको पता नहीं था। इसके लिए मेरा अंदाजा ये है कि जहां भी ऐसी कंपनियां बनती हैं उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स को लगाया जाए, इसके लिए ऐसे बंदों को लगाया जाए जो कि प्लान करें, जो मुख्तलिफ मुलाजमीन की जो इश्यूज हैं उनको हल करने में दिलचस्पी जाहिर करें। तो ये जो मसला था वो स्टार्ट से ही शुरू हुआ जब पहले दिन की हुकूमत थी, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो थे, PTI से ताल्लुक था उनका, तो इनको मसला इतना नहीं होता था। लेकिन जैसे ही निगरान हुकूमत आई, इनके मसाइल होना शुरू हो गए। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इनका जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है उनको भी खत्म किया जा रहा है, दरख्वास्त बाकायदा दी गई है इनको हटाने के लिए। इनके जो मुलाजमीन है, काफी मुलाजमीन है जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आए हैं और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, जिनको लाजमी बात है अगर तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो उनके पास कोई चारा नहीं होगा बगैर हड़ताल के। बिल्कुल, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो हड़ताल के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन फहद, क्या आपके पास कुछ मालूमात है कि ये मसला जो है इसका तस्फिया कैसे होगा, हल कैसे होगा, या फिर अवाम जो है वो बेचारी हर महीने के आगाज में ये तवक्को रखे कि आप पानी सफाई? जी, आम शहरी की ये जिम्मेदारी बनती है कि जैसे वो ट्यूबवेल का इस्तेमाल करता है वो पानी कम इस्तेमाल करे ताकि इसका बिल कम आए, क्योंकि ये WSSP एक बहुत बड़ा फंड होता है जो मुआवजा को बिलों की मद में ही अदा करते हैं। हर शहरी का ये फर्ज बनता है, अगर वो गन बाहर गली में फेंकता है और वो जा बजा उसको फैलाता है या नालियों में वो फेंकते हैं, क्योंकि नालियों की सफाई के लिए जब ये WSSP एहलकार आते हैं तो पर नाली के हिसाब से काफी बजट जो है वो हुकूमत इस पे सर्व करती है। तो हम अगर बतौर शहरी अगर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, पानी का इस्तेमाल को ले लें, बेदरेख पानी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कूड़ा करकट ऐसे ही फेंकते हैं, तो जब तक मसला तो हुकूमती सतह पर हल हो जाएगा, आज नहीं तो कल तनख्वाहें मिल जाएंगी। लेकिन बतौर शहरी हम तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के रहने वाले हैं उनको भी किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन फहद, आप इनफरादी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, नो डाउट बड़ी जरूरी है इनफरादी जिम्मेदारी भी कबूल करना। और अगर हर शहरी अपने घर के बाहर, अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने इलाके को साफ रखे तो शायद हमें गंदगी के ढेर नजर ही ना आए और हमें इन एहलकारों की जो है उसकी तरफ राह ही ना तकनी पड़े कि भाई आज तो गली जो है वो गंदगी से भर गई है। लेकिन इस मामले का तस्फिया कैसे होगा? क्या जो हमारी पेशावर की आवाम है वो हर महीने के अवाइल में इस बात को ही बस सोचती रहे कि अभी WSSP के एहलकार जो हैं वो हड़ताल का ऐलान करेंगे और फिर से गंदगी के ढेर नजर आएंगे? देखिए, जब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास पैसों की कमी है तब तक तो ये मसाइल आएंगे। तनख्वाहें नहीं होंगी, बजट नहीं होगा। देखें तरक्याती काम सूबे भर में रुके हुए हैं, खजाना इस वक्त खाली है, खजाने की सूरत हाल बहुत अबतर है। वो कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा इसके लिए काफी तगो-दो कर रहे हैं, वफाक से उनका राब्ता है, जो मुख्तलिफ वैरायटी के मद में खैबर पख्तूनख्वा के जो अपने बजट आता है उसमें भी वफाक की जानिब से जो पैसे मिलते हैं उसके लिए भी काफी कोशिशें की जा रही हैं। जब तक मेरा अंदाजा ये है कि जब तक हुकूमत के खजाने में पैसे नहीं होंगे, क्योंकि इसका सारा काम बजट देना होता है सूबाई हुकूमत का, तो जब तक पैसे नहीं होंगे ये तनख्वाहों की जो बिल्कुल, जब तक आपको लगता है फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे खत्म नहीं होते सूबे के, ये मसाइल जारी रहेंगे और आवाम को ही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे प्रोग्राम का अगला मौजू है 9 मई के वाक़यात और उनके हवाले से गिरफ्तारियों का सिलसिला। इस ज़मीन में PTI बनू के रहनुमा मलिक ज़फ़र हयात और मलिक नवाज़ की BBA कैंसिल कर दी गई है। कई कारकुनान रुपोश हैं और PTI की जानिब से मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है। इमरान बुखारी साहब, हम यही बात कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में कि पंजाब में हमने धड़ाधड़ गिरफ्तारियां देखी हैं और फिर उसके बाद हमने तहरीक इंसाफ को लोगों को छोड़ते हुए भी देखा है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑल्दो के तमाम अहकामात गिरफ्तारियों के दिए गए हैं, उसके बावजूद लोगों के रुपोश होने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और पकड़ में नहीं आ रहे। आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो 2 रहनुमाओं की BBA कैंसिल की गई है और जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है, अभी तक कोई बहुत बड़ा जो PTI का रहनुमा था वो नहीं आया हाथ पुलिस के?
देखिए जी, पुलिस भरपूर कोशिशें कर रही है। जिस तरह मैंने पहले कहा, आजकल की दुनिया फर्स्ट प्रायोरिटी इनको ही पकड़ना है। लेकिन जो MPA जानदाद, अरबाब जानदाद को पकड़ा गया, वो मरी से गिरफ्तार हुआ है। तो यहाँ पे अभी तक की जो इतलात मिल रही है पुलिस को, जहाँ जहाँ मौका मिले छापे मारे जा रहे हैं। बुनीर से पिछले दिनों कुछ रहनुमा गिरफ्तार हुए, अब उनको पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज हो गया, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। लेकिन ये इल्म नहीं हो पा रहा कि ये जो रहनुमा जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है, आए ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही रुपोश हैं या मुल्क के दीगर हिस्सों में रुपोश हैं। गिलगित-बल्तिस्तान के हवाले से काफी कहा जा रहा है, इतलात है, लेकिन कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं है। यहाँ पे जो करक के साथ जो मियावाली का एरिया है, इसकी भी बात हो रही है, यहाँ पे भी रुपोश है, लेकिन कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं हो रही। भरपूर कोशिश की जा रही है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कोशिशें भरपूर है। सारे SHOs, DSPs, SPs, DPOs दीवानों की तरह इनको तलाश कर रहे हैं, हाथ नहीं आ रहे। साथ साथ अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, जो दूसरा जो फैसला किया गया है, जो इनके सहूलतकार उनके, उसकी वजह से भी बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी नई बनाई जा रही है कि सहूलतकारों के जरिए इन तक पहुंचा जाए। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने प्रोग्राम के अगले मौज़ूआत के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे 9 मई के वाक़यात और उनके हवाले से होने वाली गिरफ्तारियों के हवाले से। इस ज़मीन में PTI बनू के जो रहनुमा हैं, 2 मलिक ज़फ़र हयात और मलिक नवाज़, इनकी BBA कैंसिल की गई है। इमरान साहब, ये बताइएगा कुछ इतलात हैं आपके पास क्या जो सरकर्दा रहनुमा थे, जो बड़ी क़यादत थी, उनमें से भी किसी ने BBA की दरख्वास्त दायर की है? जी, मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से इस किस्म की दरखास्तें दायर हुई, पेशावर हाई कोर्ट के थ्रू कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ साथ वो अपने मरकजी रहनुमाओं की जानिब भी देख रहे हैं कि वहाँ से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। अभी तक की जो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे सिर्फ जो सूबे के जो हम रहनुमाओं की बात करें, क़यादत की बात करें, तो उनकी जानिब से ज़्यादातर सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किए जाते हैं, जिनमें ढके छुपे अल्फाज में पुलिस को तंबीह की जाती है कि खबरदार रवायत का ख्याल रखना है। और यहाँ की पुलिस रवायत का ख्याल भी रख रही है। तो यही वजह है कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि रिवायात के पास में जो है इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही। फहद, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? इमरान साहब को तो लगता है कि शायद KP का जो कल्चर है वो थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पर जो है मुरव्वत बरती जाती है, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी वजह से जो कारकुन है वो अपने घरों में, इतला ये भी होती है कि जो रहनुमा है वो घरों में भी मुकीम रुपोश हैं और बैठे हुए हैं, और वो उन्होंने अपने मोबाइल वगैरह कम्युनिकेशन जो है वो बंद कर दी है, जिसकी वजह से वो अभी तक वो सेफ हैं और उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा। और यही उनकी कामयाबी है कि वो अभी जो है रुपोश हैं, तो वो गिरफ्तार नहीं हुए। दूसरी जानिब हम 9 मई के जो वाकयात देख रहे हैं, इसमें अब तक जो है जमानत पाने वालों की तादाद 349 हो गई है। इस हवाले से प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने 347 मुल्जिमान की जमानतें मंसूख करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया है, और ये बताया जाता है कि जो मुल्जिमान हैं इनकी जो अब तक जमानत पा चुके हैं, इनकी जमानतें मंसूख किए जाएं और इनको शामिल तफ्तीश, दोबारा शामिल तफ्तीश किया जाए। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जिन PTI के जो रहनुमा है, ख्वाह वो मकामी हो या वो सूबाई लेवल पर हो, उनके खिलाफ जो 788 के जो मुकदमात दर्ज किए गए, तो उनको अदम सबूत की बिना पर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। इतना भी देखा गया कि फेसबुक से अगर उसने PTI की पोस्टें की हैं या उसका ताल्लुक है, जी, हिमायत में अगर बात की है, बिल्कुल जी प्रोसिक्यूशन, तो ये सबसे कमजोर बात यही थी। इसी ग्राउंड को देखते हुए अदालतों ने जमानतें दी। सबसे पहले जो जमानत की रुजू किया था, जावेद जो MPA थे, साबिक सूबाई MPA हमारे PK9 से जिनका ताल्लुक था, जावेद साहब से, जो उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया था कि उनको गिरफ्तारी से कबल उन्होंने जमानत के लिए रुजू किया था, तो उनको बेल मिल गई थी। तो जब उन्होंने देखा PTI रहनुमाओं ने कि उनको बेल मिल रही है, तो ये सिलसिला उसके बाद जारी हुआ और वो कबल गिरफ्तारी रिलीज के लिए अदालतों में पहुंच गए, और ना सिर्फ उन्हें जमानतें मिली बल्कि उन्हें एक शेल्टर भी मिल गया कि हाँ, अदालतों में अगर जो उनके खिलाफ जो केस बनाया गया है, बहुत से जो बिल्कुल ठीक है। आपका कहना यह है इस वक्त के एक बंदे ने इसकी जो है उसमें पहल की और फिर देखा था कि दीगर लोगों ने भी BBA के लिए दरख्वास्तें दी हैं, अब वो दरख्वास्तें किसी की कैंसिल हो रही हैं, किसी की मंजूर हो रही हैं। हमारे पास जो प्रोग्राम का आखिरी टॉपिक है नाज़रीन, उसकी तरफ चलते हैं क्योंकि इंतहाई अहम है, एक अवामी मसला है। खैबर पख्तूनख्वा में टाइफाइड कंट्रोल से बाहर हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और 15 दिन में 3366 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इमरान बुखारी साहब, क्यों आखिर ये इतनी जो वबाएं फूट पड़ती हैं, इतने मसाइल होते हैं, महकमा सेहत कहाँ चैन की बंसरी बजा रहा है?
महकमा सेहत के अलावा जो दीगर महकमे हैं, अभी जिस तरह हम WSSP की बात कर रहे थे, बीमारी फैलने की एक बड़ी वजह सफाई का ना होना भी है, वो भी अपना काम दुरुस्त नहीं कर रहे। इस तरह जो दीगर महकमे वो भी अपना काम दुरुस्त नहीं कर रहे। इंतजामिया अक्सर जो है वो महीने में 2 मरतबा स्प्रे करके जान छुड़ा लेती है। जिले इंतजामिया का तो सिर्फ जुर्माने इकट्ठे करने का काम है, उसी में मसरूफ है, उसी के जरिए गालिबन कौमी खजाना भर रही है, शायद जेबों के अलावा मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर खजाना तो फिर भी खाली है, खजाना फिर भी खाली है। तो जिले इंतजामिया नजर नहीं आ रही, सफाई की हालत नागुफ्तब है। इस तरह WSSP का जो अमला है, महकमा सेहत जो है, स्प्रे का कोई इंतजाम नहीं है। आज टाइफाइड के मरीज ज्यादा हैं, आप भी रिपोर्टिंग में रह चुके हैं, हम भी रिपोर्टिंग, तो हमने इसके बाद फिर डेंगू को पकड़ना है, फिर मलेरिया को पकड़ना है। सारा साल ये बीमारियां आएंगी, ये चलती रहेंगी। आवाम का मुकद्दर बन चुकी हैं अब ये बीमारियां। फहद, आपको क्या लगता है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में टाइफाइड की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है? कहां पर हैं हमारे तमाम महकमे जो कि जिम्मेदार हैं इस तमाम वबाओं के? देखें, ऐसा होता है कि नॉर्मली पाकिस्तान में हम बज़ाहिर ऐसे ही हमें महसूस होता है कि जब एक चीज वबा फैल जाती है, जब वो उससे काफी लोग मुतासर हो जाते हैं तो फिर हुकूमत हरकत में आती है। ताहम बदकिस्मती की बात यह है कि टाइफाइड फैलने के बाद भी अब तक सूबाई हुकूमत या महकमे सेहत हरकत में नहीं आया। 3000 से जायद जो मरीज हैं इस वक्त टाइफाइड में मुब्तला हैं, और वो काफी खतरनाक बीमारी है टाइफाइड की, और लोग काफी घबराए होते हैं जब इस वबाओं के जमाने में हम रह रहे हैं और कोई ना कोई वबा जो है वो फैल जाती है तो काफी खौफ और हरास फैल जाता है। अब रिसेंटली डेंगू का जो इशू है, अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई केसेस सामने नहीं आए, लेकिन अगर केसेस आते हैं तो उसके लिए पहले से तैयारी नहीं की गई, जो उनका जो लावा है उसको तलब नहीं किया गया, कोई किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए। तो ऐसे ही है टाइफाइड के साथ, हुकूमत ने अब तक इसमें किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की, कोई लोगों को रिलीफ नहीं मिला। हत्ता कि अस्पतालों में जो मरीज हैं, आप अस्पतालों में जाएं तो उनको जिस किस्म से ट्रीट किया जा रहा है वो भी बताने के काबिल नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है फहद, आपने कहा कि जो इस तरह के अस्पतालों में मरीजों को सरकारी अस्पतालों में ट्रीट किया जाता है वो भी जो है वो बयान के काबिल नहीं है। एक और चीज हम जो देखते हैं वो ये है कि डेंगू या दूसरी जो बीमारियां हैं उनके हवाले से कहीं ना कहीं आगाही मुहिम भी शुरू होती है, लेकिन टाइफाइड के हवाले से हमें कुछ ऐसा इकदाम नजर नहीं आते। प्रोग्राम में आज हमने जिन मौज़ूआत पर बात की उसमें अवामी मसाइल को भी हमने मद्देनजर रखा, लेकिन जिस मुल्क में सियासी और मुआशी बहरान जो है वो शिद्दत उठा ले वहां फिर अवामी मसाइल पर कम ही किसी की नजर जाती है। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे इमरान बुखारी, कैसर तनोली और शहजादा फहद। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। प्रोग्राम का खत्म हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज।